नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जे शिखर पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे मन से पढ़ रहे होंगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था INC चल रहा था। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस में आंदोलन है, क्या बोले, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस एक केंद्रीय लेवल का संस्था है। उस संस्था के अधीन रहकर भारतीय जनता द्वारा चलाया गया अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध एक क्या है, आंदोलन है। तो पूरे INC टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, आंदोलन ही पढ़ेंगे। अब देखना, समझने वाली बात यह है कि INC का बेसिक पृष्ठभूमि जो था वो इसके पहले वाले लेक्चर में हम बता दिए हैं। अगर मेरे चैनल पर अगर जो कोई भी स्टूडेंट नए देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस सारा लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो INC में हम देखे थे क्या कि पृष्ठभूमि हम पूरा समझे थे कि कब स्थापना हुआ, कहाँ स्थापना हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये सब सारी बातों को हम लोग क्या किए थे, जाने थे। इसके बाद INC में एंट्री लेने से पहले आप लोग एक बात समझिए कि INC में पूरा आंदोलन होता है, आंदोलन ही चलता है। और वो आंदोलन किसके विरुद्ध चलता है? अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध। तो अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध चलता है तो अंग्रेज उस समय क्या रहते हैं, यहाँ के शासक रहते हैं, भारत के शासक बने रहते हैं। तो पहले हम लोग जाने थे क्या कि 1600 में अंग्रेज जो आए थे वो एक व्यापारिक कंपनी के तहत आए थे। 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज आए थे समुद्री मार्ग से, तो एक व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे। और अभी INC में हम पढ़ रहे हैं क्या कि वो शासक बन गए हैं। तो ये व्यापार से लेकर शासक बनने तक का जो दौर था, पहले हम लोग उसको समझ लेंगे कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी से एक भारत का शासक बन गए। तो इसके बीच का जो दौर चला वो कैसा चला, तो इसको जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तो INC पढ़ने से कोई फायदा होगा नहीं। तो इसीलिए हम ये एक्स्ट्रा क्या लाए हैं, एक लेक्चर लाए हैं। ये लेक्चर कितना है, 7th लेक्चर है। इसको आप लोग अच्छे से समझिए। अंग्रेज, फिर पता चलेगा कि अंग्रेज कैसे धीरे धीरे दीमक की तरह पूरे भारत में क्या करते हैं, अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं और भारत को एकदम शोषित कर लेते हैं, पूरा चूस लेते हैं, निचोड़ लेते हैं। और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, भारत के पास कुछ बचता नहीं है। और ये पूरा शोषण कौन करते हैं, अंग्रेज करते हैं। तो इसी के बारे में हम क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या करते हैं, लेक्चर पर आते हैं। और अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्योंकि देखिए, मेरा इतना मेहनत जो रहता है आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब पे ही डिपेंड रहता है। तो आप लोग उसमें कोई कमी नहीं कीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री अगर जो हम आप लोग से पूछें कि हिस्ट्री क्यों पढ़ें, क्यों, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? देखिए, हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा एक ये होता है ना, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, कि हमारे पूर्वज जो भी गलतियाँ कर दिए हैं उसको हम वर्तमान में दोहराए नहीं। समझे? इतिहास पढ़ने से हमको ये फायदा होता है कि पहले क्या गलतियाँ हुआ जिसका हर्जाना भुगतना पड़ा, किसको, पूरे भारतीय समाज को भुगतना पड़ा, तो वो गलती हम फिर से दोबारा नहीं करें। ये इतिहास पढ़ने से एक फ़ायदा होता है। दूसरा फायदा कि क्या वो अच्छाइयाँ किए थे जिससे उनका क्या हुआ, वृद्धि हुआ, वही अच्छाइयाँ हम क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे। तो उनकी अच्छाइयों को हम एडॉप्ट करेंगे और उनकी गलतियाँ, उनकी खामियों को हम क्या करेंगे, दोबारा हम नहीं दोहराएंगे। यही इतिहास पढ़ने से हमको क्या होगा, एक समझ क्रिएट होगा। और इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, इस इतिहास को INC से पूर्व भारतीय इतिहास में अंग्रेज का प्रमुख घटना चक्र, कि मतलब कहने का कि INC से पूर्व 1600 में आए अंग्रेज आए। 1600 ईस्वी में व्यापारिक कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, स्थापना हुआ।
1608 में भारत आए, 1608 ईस्वी में भारत आए। कौन? अंग्रेज। अब ये आईएनसी का जो स्थापना हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में आईएनसी का स्थापना हुआ। अब यहाँ पर जो भारत में आए थे अंग्रेज, वो एक व्यापारिक कंपनी थे। कौन कंपनी थे? व्यापारिक कंपनी। और यहाँ आईएनसी जब स्थापना हुआ उस समय यहाँ पर अंग्रेज क्या बन गए थे? शासक बन गए थे। तो इसी के बीच में अंग्रेज का क्या गतिविधियां रहा, 1608 से लेकर 1885 तक अंग्रेज का क्या गतिविधियां रहा, उसी गतिविधियां को हम इस लेक्चर में क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। दूसरा चीज, 1885 में आईएनसी का मतलब स्थापना हुआ और 1947 में भारत की क्या हुई? आज़ादी हुई। तो यहाँ पढ़ेंगे आईएनसी से पूर्व अंग्रेज का क्या घटनाक्रम रहा, घटना चक्र रहा, उसको पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉप लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आईएनसी के बाद, स्थापना के बाद अंग्रेजों का क्या घटना चक्र रहा, इसको हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? जो फर्स्ट जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, चलो ध्यान दीजिएगा। 1600 ईस्वी, ये सारा ईस्वी ही है, ऐसा नहीं कि ईसा पूर्व आप लोग समझिएगा, ये सारा ईस्वी है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ? स्थापना हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो एक प्राइवेट कंपनी था। प्राइवेट कैसा कंपनी था? व्यापारिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी था। ठीक है, ये 1600 में इसका स्थापना हुआ और 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में भारत आए। कौन? जिस समय 1608 में भारत में जहांगीर थे, उस समय इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय थे और उनका एक दूत हॉकिंस को, चार्ल्स द्वितीय हॉकिंस को कहाँ भेजे? भारत भेजे। क्यों? क्योंकि यहाँ से व्यापार करने का अनुमति यहाँ के शासक जहांगीर से क्या करना था? लेना था। और वही अनुमति लेने के लिए चार्ल्स द्वितीय ने किसको भेजा? हॉकिंस को भेजा। और हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का बहुत ही अच्छा क्या था? जानकार था। लेकिन वो जहांगीर से तुर्की भाषा में ही बात करता है। क्लियर है? अगर जो आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको फारसी भाषा ही दिखाएगा। ठीक है, तो आपको वो नहीं जानना है। ठीक है, अगर जो कोई ऑथेंटिक बुक है आपके पास तो उस बुक में आप देखना, तब वहाँ पर आपको मेंशन मिलेगा कि हॉकिंस जो था वो तुर्की भाषा में ही बात किया था। क्लियर है? तो हॉकिंस किस भाषा में बात किया था? तुर्की भाषा में। और तुर्की भाषा में बात करके ही वो अनुमति लेना चाहता था भारत से व्यापार करने का, और जहांगीर उसको अनुमति दिया भी। जहांगीर उसको भारत से व्यापार करने का अनुमति दिया भी, लेकिन वो अस्थायी रूप से नहीं दिया, कुछ समय के लिए दिया। और कुछ समय के लिए दिया तो वो ही 1608 ईस्वी में सूरत में क्या स्थापना किया? सूरत में क्या? कोठी स्थापित करना शुरू किया। लेकिन जब वो कोठी स्थापित करना शुरू किया तो वो कोठी पूरी तरह से निर्माण नहीं कर पाया और उसका विरोध कर दिया। कौन? पुर्तगाल कर दिया। अब ध्यान दीजिए, पुर्तगाल 1498 में ही आया था। 1505 से वो क्या कर दिया? यहाँ पर अपना स्थायी कोठी स्थापित कर दिया था। तो उसका दौर 100 साल तक गुजरा। तो 100 साल में वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया और उसके दबाव में, पुर्तगाल के दबाव में कहीं ना कहीं जहांगीर भी था। इसीलिए जहांगीर पुर्तगाल को मना नहीं कर पाया और पुर्तगाल अंग्रेज को सूरत में कोठी स्थापित करने से क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। तो यहाँ पर उसका अंग्रेज का अस्थायी कोठी तो स्थापित हो नहीं पाता है। तब वो कहाँ जाता है? 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम नाम का जगह है, वहां जाकर अपना पहला अस्थायी कोठी स्थापित कौन करता है? अंग्रेज करता है। जिस समय वो मछलीपट्टनम में अस्थायी कोठी स्थापित कर रहा होता है, उसी समय पुर्तगाल का एक जहाज को बंदी बना लेता है अंग्रेज।
और जब ये अंग्रेज बंदी बनाता है तो इससे जहांगीर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, खुश होता है। और खुश होने के बाद अंग्रेज को पूरी तरह से अनुमति दे देता है सूरत में कोठी, स्थायी कोठी स्थापित करने का। तो अब देखिए सूरत में अंग्रेज कब स्थापित करेगा, 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठी क्या करेगा, स्थापित करेगा। क्या दौर चल रहा है देख रहे हैं, कैसे एक व्यापारिक कंपनी से शासक बनेगा अंग्रेज, उसके बारे में सीखना है। समझ में आया? सबसे पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। 1608 में भारत आया हॉकिंग। 1611 में क्या किया, 1608 में भारत आया और सूरत में अस्थायी कोठी का स्थापना किया, लेकिन वो पूरा हो नहीं पाया। तो 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया कोठी, लेकिन ये अस्थायी रूप से किया था। ये क्या किया था, अस्थायी रूप से किया था। 1611 में ही पुर्तगाल को परास्त करके उसके जहाज़ों को बंदी बनाया और इसके बाद एवज में जहांगीर अंग्रेजों से काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और अंग्रेजों को अस्थायी कोठी बनाने का अनुमति दे देता है। कहाँ, सूरत में। कहाँ दे देता है, सूरत में। तो सूरत में अंग्रेज अस्थायी कोठी कब बनाए थे, 1613 ईस्वी में बनाए थे। ठीक है, तो हॉकिंस जो था पहला दूत था। दूसरा उसका राजदूत, दूसरा उसका गवर्नर, अंग्रेज का गवर्नर कौन आते हैं, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो भी किसके शासनकाल में आते हैं, वो भी जहांगीर के शासनकाल में आते हैं। क्लियर है, 1615 ईस्वी में। तो अभी मछलीपट्टनम में, सूरत में कोठी किसका, अंग्रेज का स्थापित हुआ। अब स्वाली में होगा। स्वाली कहाँ, सूरत के उत्तर दिशा में, यानी कि मुंबई में सूरत के उत्तर दिशा में कौन है, स्वाली है। अब 1633 ईस्वी में अंग्रेज कहाँ, स्वाली में अपना कोठी स्थापित कर देते हैं। अब देखिए हर जगह अपना कोठी स्थापित करेंगे, तो जब स्थापित करेंगे तो उसके सुरक्षा के लिए अपना सेना भी रखेंगे। यही समझना है कि कैसे धीरे 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 पूरे भारत में अपना व्यापार को फैलाएंगे और व्यापार को फैलाने के बाद उसको क्या करेंगे, उस क्षेत्र को अपने अधीन करेंगे। क्लियर है? अब देखिए मछलीपट्टनम, सूरत, स्वाली। अब हुगली में 1651 ईस्वी में स्थापित कर देते हैं, हुगली बंगाल में। उसके बाद काशिम बाजार, पटना, ये सभी जगह भी क्या कर देते हैं, कोठी को स्थापित कर देते हैं। कौन, अंग्रेज कर देते हैं। अब देखो दौर 1651 तक का ये दौर था। 1661 में क्या होता है, चार्ल्स द्वितीय, ये कहाँ, इंग्लैंड के राजा होते हैं, और कैथलीन, ये पुर्तगाल की रानी होती है। इन दोनों का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। इन दोनों का, चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और विवाह जब होता है तो उस समय बंबई जो था वो पुर्तगाल के अधीन था, और बंबई को एक तिलक के रूप में किसको दे देता है, तिलक जो दान होता है ना शादी में जो तिलक पड़ता है, तो वही तिलक के रूप में किसको दे दिया, चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। अब चार्ल्स द्वितीय राजा इंग्लैंड का, वो भारत में बंबई को लेकर क्या करेगा, कुछ करेगा नहीं। तो अब वो चार्ल्स द्वितीय क्या करेगा, उस बंबई को किराए पर दे देगा, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही ने भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित कर रहा है हर जगह, तो वहाँ, और ईस्ट इंडिया कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है, तो वहाँ के सरकार को तो यहाँ से भारत से कोई मतलब था नहीं। तो वही सरकार क्या करता है, उस बंबई को किसको दे देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे देता है। और कितना किराया, 10 पाउंड वार्षिक पर, 10 पाउंड वार्षिक पर क्या दे देता है, किराया दे देता है। क्लियर है? अब ये 1668 ईस्वी में दिया। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहे हैं, हर जगह कोठी स्थापित कर रहे हैं, कोठी स्थापित कर रहे हैं। और जब इनका कोठी लगभग भारत के अधिकांश क्षेत्रों में स्थापित हो जाता है तो इनको बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। वो फायदा कैसा फायदा था, आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से ये काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, भारत से व्यापार करके संपन्न होते हैं। लेकिन ये तो हर जगह कोठी स्थापित तो किए थे, लेकिन वहाँ का स्थानीय सरकार को, वहाँ के स्थानीय शासक को काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। तो यही ईस्ट इंडिया कंपनी सोचा कि
अभी हम व्यापारिक कंपनी है, इतना टैक्स पे करने के बाद भी हमको इतना ज़्यादा फायदा मिल रहा है, अगर हम यहाँ के शासक ही बन जाएं तो हमको कितना फायदा मिलेगा। फिर तो मनचाहा हम क्या करेंगे, यहाँ से सामानों का निर्यात ब्रिटेन करेंगे और वहाँ से फायदा को कमाएंगे। यही चाहत इनको क्या ले गया, व्यापारिक से शासक बनाया, व्यापार से शासक बनाया। अब देखिए, अब इनका चाहत तो था शासक बनने का, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह था कि भारत में उस समय केंद्रीकृत सत्ता था, मुगल की सत्ता। अब अंग्रेज एक केंद्रीकृत सत्ता को हरा नहीं सकते थे, कमजोर सत्ता रहता तो उसको काफ़ी अच्छे से आसानी से जीत लेते, लेकिन एक भारत के मजबूत केंद्रीकृत सत्ता को तोड़ना इतना मामूली काम नहीं था। तो अंग्रेज भी मौके की तलाश में थे कि कब हमको मौका मिले कि हम क्या कर लें, उस मौके का पूरा लाभ उठा लें। तो वो मौका मिला, कब मिला, जो देखिए 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब, मुगल का अंतिम योग्य शासक, मुगल का अंतिम शासक नहीं, अंतिम योग्य शासक औरंगजेब था। औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद जो भी मुगल के शासक बने वो काफ़ी ज़्यादा अयोग्य शासक हुए। तो अयोग्य शासक जब हुआ तो उसका शासन व्यवस्था में उतना ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं। इसी मौके की तलाश में अंग्रेज बैठा था कि हमको कब वैसा मौका मिले कि हम उस मौके का फ़ायदा पूरी तरह से उठा लें, और वो मौका मिल गया। एक योग्य शासक का अंत हुआ, अयोग्य शासक का शुरुआत हुआ। अब यहाँ भी अयोग्य शासक का शुरुआत हुआ तो केंद्रीकृत सत्ता था, अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद करना पड़ता, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता अगर जो केंद्रीय सत्ता रहता तो। अब इनका ही काम कौन आसान कर देते हैं, भारत के अन्य प्रांतों के जो शासक होते हैं जो कि केंद्रीय सत्ता मुगल के अधीन रहते थे, अब वो स्वतंत्र होने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और इनको भी फायदा, इन सभी को भी फायदा मिलेगा कि एक अयोग्य शासक आ गया, और अंग्रेज को भी फायदा मिलेगा कि एक अयोग्य शासक आ गया। क्लियर है। अब देखिए, अब मुगल साम्राज्य जो केंद्रीय सत्ता था, पूरे भारत के लगभग अधिकांश भाग इसके अधीन रहते थे, अब वही लोग क्या होंगे, इससे स्वतंत्र हो जाएंगे। किसके मरने के बाद, औरंगजेब के मरने के बाद ये क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और स्वतंत्र हो जाएंगे तो अब किसी एक पर भी अटैक होगा तो दूसरा चाहेगा तो साथ देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं साथ देगा। उस समय मुगल सत्ता था तो किसी एक पर भी अटैक होता तो सब लोग उसका क्या करते हैं, सुरक्षा करते कि नहीं। लेकिन अब क्या करेंगे, किसी को सुरक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि अब सब अपना फायदा देखेंगे। और इन सभी फायदों में सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो रहा है। क्योंकि अब ये मुगल सत्ता टूट गए हैं, तो टूट गए हैं तब ये कमजोर पड़ेंगे। अब कमजोर पड़ेंगे तो अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको हराने में आसानी होगा। और जब आसानी होगा, एक एक करके हराएंगे, तब फिर क्या करेंगे, वहां पर अपना सैन्य व्यवस्था तैनात करेंगे, हर तरह से बलपूर्वक, संधिपूर्वक, मतलब कूटनीतिज्ञ से जैसे भी हो उसको जीतेंगे, और वहां पर अपने क्या करेंगे, सैन्य व्यवस्था को लागू करेंगे। और फिर वहां के अंत में क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। और सिर्फ वहां के ही नहीं, पूरे भारत के क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। क्लियर है। क्लियर। तो अब देखिए, औरंगजेब जब मरता है तो सबसे पहला जो प्रांत रहता है स्वतंत्र होने वाला, वो बंगाल होता है सबसे पहला। अच्छा, ये सब कब स्वतंत्र होंगे, औरंगजेब के मरने के बाद, यानी 18वीं शताब्दी में ये सारे के सारे प्रांत कब स्वतंत्र होंगे, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। क्लियर है। अब देखिए, बंगाल जो स्वतंत्र हुआ सबसे पहले, वही सबसे पहले अंग्रेजों के अधीन भी हुआ। समझ रहे हैं। मुर्शिद कुली खां जो थे वो बंगाल को मुगल से स्वतंत्र करवाएं, मतलब मुगल के अधीन थे, अब वो स्वतंत्र कौन करवाएं, किसके अधीन रहकर बंगाल स्वतंत्र हुआ, तो मुर्शिद कुली
खान के अधीन रहकर बंगाल का क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। लेकिन वहीं देखते हैं क्या कि जब सिराजुद्दौला का काल आता है तो 23 जून 1757 को हो जाता है क्या, प्लासी युद्ध हो जाता है, प्लासी युद्ध। और इस प्लासी युद्ध में बंगाल के जो नवाब रहते हैं सिराजुद्दौला का हार होता है और यहाँ पर अंग्रेज अपना शासन क्या करते हैं, लागू करते हैं। शासन तो नवाब का ही रहता है, लेकिन नवाब पर अब किसका कंट्रोल आ जाता है, अंग्रेज का आ जाता है। तो जब अंग्रेज का आ गया बंगाल पर, और बंगाल उस समय राजनीतिक बोलिए या आर्थिक बोलिए, जैसे भी बोलना है वैसे बोलिए, प्रमुख केंद्र हुआ करता था। राजनीतिक रूप से भी प्रमुख केंद्र कौन था, बंगाल ही था, और आर्थिक रूप से भी संपन्न प्रांत कौन था, बंगाल ही था। अब इसका फायदा किसको मिलने लगा, अंग्रेजों को मिलने लगा। तो अर्थव्यवस्था उसका सुधरा। अब इसका चाहत और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि प्लासी का युद्ध में ये छल पूर्वक जीतता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर होते हैं वो जो जीतते हैं तो वो छल पूर्वक जीतते हैं। तो प्लासी के युद्ध में वो अपना शासन तो यहाँ कायम कर देते हैं, लेकिन उनके वास्तविक शक्ति का पता नहीं चल पाता है कि क्या वास्तविक में वो इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि वो बंगाल को हरा दिए हैं, क्योंकि यहाँ तो छल पूर्वक जीते हैं। तो अब देखिए होता है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। बिहार में जो बक्सर है ना, वही होता है बक्सर का युद्ध। तो जब ये बक्सर का युद्ध होता है ना, तो यहाँ पर मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला तीनों को कौन हराते हैं, अंग्रेज हराते हैं। तीनों को कौन हराते हैं, अंग्रेज हराते हैं। तो एक साथ तीनों को जब हराएं तब यहाँ पर अंग्रेजों का वास्तविक शक्ति का पता चल गया कि अंग्रेज वास्तविक में क्या हैं, मजबूत हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मुगल को हराएं। शाह आलम द्वितीय मुगल साम्राज्य का ही शासक था, तो मुगल को हराएं। और मुगल उस समय क्या था, केंद्रीय सत्ता था। तो जब केंद्र को ही हरा दिए तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज काफी ज्यादा क्या हैं, ताकतवर हैं। अब देखिए, अब इसी युद्ध को ऑथेंटिक रूप देने के लिए दो संधि होता है। एक होता है 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय से, शाह आलम द्वितीय से, और दूसरा होता है सुजाउद्दौला से। सुजाउद्दौला से अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल के शासक शाह आलम द्वितीय से होता है क्या, संधि होता है। और इस संधि में क्या होता है कि अंग्रेज अपनी बातों को क्या करवाते हैं, रखवाते हैं। जो भी अंग्रेज को मांग होता है उस मांग को पूरा कौन करते हैं, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो मीर कासिम इस संधि में क्यों नहीं भाग लिया, इलाहाबाद की संधि में? तो इसलिए नहीं भाग लिया क्योंकि मीर कासिम उस समय नवाब नहीं था बंगाल का, वो भागा था यहाँ अंग्रेज के डर से, तभी वो इन दोनों से मदद मांगा था। तो जिस समय ये बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय मीर जाफर बंगाल का क्या था, नवाब था। क्लियर है? अब देखिए बंगाल अब क्या हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया। दूसरा प्रांत स्वतंत्र कौन हुआ था, अवध हुआ था। ये भी 18वीं शताब्दी के तहत ही हुआ था। लेकिन इसको भी 1856 ईस्वी में डलहौजी इस पर कुशासन का आरोप लगाकर, क्योंकि देखो नीति किसके अधीन चल रहा था, किसके अनुकूल चल रहा था, अंग्रेज के अनुकूल चल रहा था। तो अभी अगर जो कोई भी सरकार किसी पर भी एक्शन लेना चाहे तो वो ले सकता है, क्योंकि शासन व्यवस्था ही उसके कंट्रोल में है, प्रशासन व्यवस्था ही उसके कंट्रोल में है। तो उसी तरह उस समय जो था पूरे प्रशासन व्यवस्था किसके अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। तो वो क्या करता है 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने में मिला लेता है। ये लो, बंगाल भी अंग्रेज के अधीन, अवध भी अंग्रेज के अधीन। राजपूत जाट स्वयं से क्या कर लेता है, अंग्रेज का अधीनता स्वीकार कर लेता है। क्लियर है? सिख अनेक छोटे छोटे राज्य में क्या हो गए थे, बट गए थे, और बटने की वजह से वो कमजोर हो गए थे, और कमजोर हुए तो वो अंततः क्या हुए, अंग्रेजों के साथ ही जाकर मिल गए। और ये जो छोटे छोटे राज्यों में बटे थे उसको क्या कहे जाते हैं, मिसल कहे जाते हैं। सिख जो छोटे छोटे राज्यों में, ये पंजाब के क्षेत्र में बटे थे, ठीक है, सिख जो बटे थे छोटे छोटे राज्यों में पंजाब के क्षेत्र में ही बटे थे, और इसी को कहा जाता है मिसल कहा जाता है। पंजाब के अंतिम जो शासक थे रणजीत सिंह का पुत्र दिलीप सिंह था,
और दिलीप सिंह अल्प वयस्क था, तो दिलीप सिंह थे। और दिलीप सिंह को अंग्रेज क्या किए, हराए। दिलीप सिंह को अंग्रेज क्या किए, हराए, और हराने के बाद पंजाब को अपने अधीन ले लिए। ठीक है, अब देखिए मैसूर को अपने अधीन लेने के लिए वो 4 युद्ध किए थे। पहला युद्ध 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799 में किए। पहला जो युद्ध हुआ था मैसूर का, वो हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ, इसमें हैदर अली जीत गया। दूसरा जो युद्ध हुआ वो हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ, इसमें हैदर अली मर गया। तीसरा जो युद्ध हुआ, अब हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान अंग्रेज के बीच हुआ, इसमें कोई निर्णायक चीज निकला नहीं। चौथा जब युद्ध हुआ 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान मर गया और यहाँ पर बोडियार वंश का स्थापना हो गया। मैसूर में किस वंश का स्थापना हो गया, बोडियार वंश का स्थापना हो गया। और ये बोडियार वंश अंग्रेजों से सहायक संधि कर लिया। अब इस बोडियार वंश में शासन तो बोडियार वंश का था, लेकिन अब सेना किसका रहता था, अंग्रेज का ही रहता था। वही होता था सहायक संधि। सहायक संधि वही होता था कि शासन व्यवस्था यहाँ के ही राजा का रहेगा, लेकिन उस शासन व्यवस्था में जो भी सेना रहेंगे वो अंग्रेज के ही रहेंगे। देखिए अंग्रेज कैसे अपनी नीतियों से क्या कर रहे हैं, पूरे भारत को अपने कब्जे में कर रहे हैं। मतलब सेना रहेगा तो अंग्रेज को कोई डर थोड़ी ही रहेगा, वो जब चाहेगा अटैक कर देगा। और यहाँ का सेना किसका है, वो तो अंग्रेज का ही दिया हुआ सेना है, तो कभी भी अंग्रेज के विरुद्ध थोड़ी लड़ाई करेगा। वो तो जब अंग्रेज अटैक करेगा तो यहाँ का सेना भी अंग्रेज का साथ देकर किसके विरुद्ध लड़ेगा, यहाँ के शासक के विरुद्ध लड़ेगा। ठीक है, तो वही होता है सहायक संधि। तो बोडियार वंश का स्थापना हुआ था मैसूर में, और वो बोडियार वंश क्या हुआ, अंग्रेजों से सहायक संधि किया, और उस सहायक संधि के तहत ही यहाँ क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। हैदराबाद, दक्षिण में हैदराबाद भी स्वतंत्र तो हुआ था, लेकिन 1750 के आसपास इस पर बेलेजली सहायक संधि लगाकर इसको अपने अधीन कर लिया। एक चीज याद रखिएगा, सहायक संधि अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, वो हैदराबाद ही था। सहायक संधि को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, हैदराबाद ही था। हैदराबाद को भी अपने अधीन कर लिया। फिर कर्नाटक को इस आधार पर अपने अधीन किया कि बोला क्या कि कर्नाटक, जब हम मैसूर से लड़ाई कर रहे थे तब तुम मैसूर का साथ दे रहे थे, इसीलिए अब तुम पर हम आरोप लगा रहे हैं, और आरोप लगाकर हम तुमसे लड़ाई करेंगे, और लड़ाई करने के बाद ये कर्नाटक को भी अपने अधीन कर लेगा। देख रहे हैं कैसे कैसे ये सब स्वतंत्र हुए और कैसे कैसे अंग्रेज के चंगुल में फंसते चले गए, एक के बाद एक फंसता चला गया। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ शासक थे, मजबूत शासक थे, और यहाँ पर केंद्र की सत्ता था। अगर जो किसी एक पर भी अटैक करता अंग्रेज, तो यहाँ मुगल कोऑर्डिनेट करता पूरे भारत को, और पूरे मतलब कि इसको जितना सेना का जरूरत होता इन सभी प्रांतों से लेके जाता, और अंग्रेज को क्या करता, परास्त करता। लेकिन यहाँ तो अब ये मुगल से ही स्वतंत्र हो गए, तब इस पर किसी पर भी अटैक करेगा तो मुगल चाहेगा तो आएगा इसका मदद करने, नहीं चाहेगा तो नहीं आएगा। लेकिन ये सभी प्रांत भी तो स्वतंत्र ही हो गए ना, तो मुगल के बात में कभी जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब इनका भी अपना मन मर्जी चलेगा और मुगल का भी अपना मन मर्जी चलेगा, तो सबका जब अपना चलेगा तो यहाँ पर फायदा अंग्रेज को मिलते जाएगा, और अंग्रेज एक के बाद एक प्रांतों को अपने अधीन करते हुए क्या करेंगे, भारत के स्वतंत्र भारत को अब अपने कब्जे में कर लेंगे, और स्वतंत्र भारत अब क्या हो जाएगा, गुलाम भारत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक ये तो प्रांत का बात था, और कुछ छोटे छोटे अन्य विद्रोह भी होते हैं। उसी विद्रोह में सन्यासी विद्रोह होगा, अहोम विद्रोह होगा, हो, कोल, रंगपुर, पागलपंथी, कूका, ये सभी छोटे छोटे विद्रोह होते हैं। और इस सभी विद्रोह में अंग्रेज सबको क्या करते हैं, दबा देते हैं, और अंततः क्या करते हैं कि भारत के पूरे प्रांत में अपना शासन कायम कर लेते हैं। और जब कायम करेंगे तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अब अपनी नीतियों को लागू करेंगे, और जब अपनी नीतियों को लागू करते हैं तो अब वो नीतियाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर शोषणकारी हो जाता है, शोषणकारी नीतियाँ लागू करते हैं। और जब शोषणकारी नीतियाँ लागू करते हैं तो यहाँ का जनता क्या करेगा, उस शोषणकारी नीतियों से निकलने का कोशिश करेगा। उसी निकलने में क्या करता है, विद्रोह करता है। इन सभी विद्रोह को दबाते हैं, सब छोटे छोटे विद्रोह होते हैं, और फलतः
आईएनसी से पहले एक सबसे बड़ा विद्रोह अगर जो होता है तो वो कौन होता है? 1857 का विद्रोह। ये विद्रोह जो हुआ था, तत्कालिक कारण पूछेगा तो तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कांड। ये विद्रोह जो जनता के दिल से निकला, एक दिन का निराशा नहीं था, ये काफी लंबे समय से अंग्रेजों की नीतियों को सहते आ रहे थे और अंत में इनका गुस्सा क्या हुआ, एक विद्रोह के, बहुत बड़े विद्रोह के रूप में क्या हुआ, उभरा। और ये क्या किए 1857 में भारत के अन्य प्रांतों में क्या किए, विद्रोह किए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर जो विद्रोह करने का था वो कहीं ना कहीं यहाँ राष्ट्रवाद को लेकर ये लोग विद्रोह नहीं कर रहे थे, अपनी मांग को लेकर ये लोग विद्रोह कर रहे थे। तो सबका अपना अपना अलग अलग मांग था, तो और बहुत लोगों का तो वैसा कुछ मांग था नहीं, तो बहुत लोग तो इसमें शामिल भी नहीं हुए। जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे थे, शिक्षित लोग थे, वो सब तो इस विद्रोह में शामिल ही नहीं हुए। और इस विद्रोह में जिसका ज़रूरत था वो अपनी ज़रूरत के लिए लड़ा, तो इसीलिए इसमें कुछ था, इसमें नेतृत्व का कमी भी था। तो इन सभी रीजन से क्या हुआ कि ये विद्रोह काफ़ी ज़्यादा सफल देखने को मिला नहीं, और अंततः इस विद्रोह को क्या करता है, दबा देता है अंग्रेज। और दबाने के बाद जो अभी तक प्राइवेट कंपनी का क्या आ रहा था, दौर आ रहा था, अब उस प्राइवेट कंपनी को ब्रिटेन का शासन क्या करेगा, समाप्त कर देगा और भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन आएगा। मतलब कि अब जो प्राइवेट कंपनी था अब उसके जगह पर वो वहाँ का मतलब सरकार आएगा और यहाँ पर क्या करेगा, शासन और व्यापार दोनों करेगा। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ गवर्नर रहता था, अब उस गवर्नर को बदल के यहाँ पर वायसराय आ जाएगा। अब प्राइवेट कंपनी के जगह पर क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगा। ये सभी कहानी चलता है क्या, भारतीय इतिहासों में अंग्रेजों का दौर पे। अब देखिए कि कैसे कैसे एक व्यापारिक कंपनी से शासक बना यहाँ अंग्रेज। अब ये शासन क्या करेगा कि पूरे भारत को क्या करेगा, अब अपने तहत चलाएगा। अब इसी में क्या होगा कि अब इस विद्रोह से भी काम नहीं चलेगा, तो अब आंदोलन होगा। और वो आंदोलन किस संस्था के अधीन रहकर होगा, तो आईएनसी संस्था के अधीन रहकर होगा। तो देखें कैसे एक व्यापारिक से शासन बना था अंग्रेज, ये चीज़ आपको समझ में आया। अब इसी शासन व्यवस्था के विरुद्ध हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्लियर है? तो वही बात है, इतिहास इसलिए पढ़िए कि जो गलती हुआ उसको हम फिर से ना दोहराएं। ठीक है? जिंदगी में हर गलती एक नई सीख देकर जाती है, बस उसको सीखने का ज़रूरत है। उसको सीखिए, समझिए और फिर वो चीज़ दोबारा ना कीजिए। क्लियर है? इतिहास इसलिए पढ़िए, वरना यही फ़ायदा होता है इतिहास पढ़ने से। क्लियर है? तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा आप लोग को क्लास, कैसा लगा लेक्चर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है? और इसके बाद अब नेक्स्ट जो होगा 1885 से 1947 तक अंग्रेज का क्या गतिविधियां रहा, उसको हम लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ कर दें सब्सक्राइब, लाइक कर दें, कमेंट करें। ठीक है? ठीक है, और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। शुक्रिया।